गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप, कैसे हो सभी। मैं अनिल, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल अनिल कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। आइएगा, आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं और इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि कल से आज के दिन में या फिर कल जो पढ़ाया था उसमें आज में क्या डिफरेंस था हुआ, या फिर किस प्रकार के सवाल बचे रह गए थे, किस प्रकार का रिजल्ट बचा रह गया था, किस प्रकार का सिलेबस बचा रह गया था हमें, तो उस बात को जानेंगे। देखिएगा, आपकी जानकारी के लिए एक बार रिकॉल करने के लिए मैं आपको बता दूं, कल हमने जो पढ़ा था वो अलजेब्रा का एक टॉपिक उठाया था, प्रोग्रेशन का। प्रोग्रेशन का मीन्स क्या? प्रोग्रेशन में सीक्वेंस सीरीज को उठाया था, उसके nth टर्म पे फॉर्मूले पे हमने सवाल किए थे और वहीं पे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जाना था कैसे करके बहुत जल्दी से हम अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही आज भी हम कहीं ना कहीं पर उसे ही जानने की कोशिश करेंगे। बस क्या होगा कि दायरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हम थोड़े आगे निकल चुके हैं। क्या पढ़ने वाले हैं इस चीज को भी क्लियर कर दें। हम आज पढ़ेंगे समेशन पे। हम आज पढ़ेंगे सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एन एनी एपी, ऑफ एनी एपी, मतलब किसी भी एपी का हम सम कैसे करेंगे, उसके टर्म्स का सम कैसे करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके फॉर्मूले के बारे में जानेंगे और कैसे करके शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उसके सवाल को कर सकते हैं सॉल्व, इसे भी जानेंगे। तो आइएगा, चलते हैं अपने सफर पर, नए सफर पर, जहां पर मुलाकात हमारी आपसे रोज होती है। तो देखते हैं आज हम कल की बातों को थोड़ा सा रिकॉल कराएं। आज हम उन्हीं चीजों को फिर से उसे आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं क्या पढ़ा था कल हमने पढ़ा था टी एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है अगर कोई एपी है। अगर कोई एपी इस प्रकार से ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और डेडस करके यहाँ तक ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसके आगे भी होगी, तो उसके एन टर्म का जो फॉर्मूला लिखा था हमने ये लिखा था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए क्या था फर्स्ट टर्म, जहाँ टी एन क्या था nth टर्म, और जहाँ एन क्या था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या था, डी था कॉमन डिफरेंस। इन सब चीजों के बारे में बताया था। हमने ये भी बताया था यहाँ पर एक ये जो फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है ये है nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, कोई सीक्वेंस लिखी हुई उसका nth टर्म का फॉर्मूला है, कहाँ से है, स्टार्टिंग से है। और इसके बाद की बात करने थोड़ी सी, nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग से है पे, और nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का फॉर्मूला क्या होगा, ये बात भी हमने कल लिखी थी। तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का फॉर्मूला था टी एन डैश इज इक्वल टू एल माइनस, यहाँ पर हमने एन माइनस का लगाया था साइन, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, इस बात को लिखा था हमने। यहाँ पे दो फॉर्मूले हमारे पे आए गए थे। उसके बाद कैसे करके हम सॉल्व करते हैं चीजों को, हमने ये बताया था कि अगर कोई एपी के टर्म्स हमें गिवन है और उसका डिटरमिनेंट बना लिया जाए और उसके रिजल्ट के बारे में पूछा जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, उसका रिजल्ट हमेशा हमेशा जीरो होगा। इस बात को भी हमने जाना था। तो आज की क्लास में कल की क्लास को कुछ इस प्रकार से जोड़ते हुए आगे लिखते हैं। जो एक लाइन लिखेंगे उससे उसका पूरी क्लास का तात्पर्य रहेगा। जी हाँ, और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अपन समाप्त कर लें। ठीक है, चलो जी। अब यहाँ पर आज की क्लास का जो मेन मकसद है उसे लिख रहे हैं। उसका मेन पढ़ाने का आज जो मोटो है वो ये है कि हम सम ऑफ या फिर समेशन ऑफ सीरीज के बारे में जानेंगे, या समेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे कैसे कर। तो समेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के दो फॉर्मूले होते हैं। दो फॉर्मूले से अपनी बात को हम कहना कहीं पर रखेंगे। पहला फॉर्मूला जो होगा वो होगा एसन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आते हैं चीजें वो दिखाएंगे। एसन से रिप्रेजेंट करते हैं एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस प्रकार का एक फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है एसन का, वो ये है। और इधर की बात करें तो यहाँ पर भी एसन का एक दूसरा फॉर्मूला देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार से, कुछ अलग नहीं है, अभी बताएंगे क्या इसमें डिफरेंस होता है। यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे देखेंगे चीजें, सब चीजें वही हैं, केवल चीज चेंज क्या हो गई यहाँ पे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है एसन वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनी एपी, और बाकी सब चीजें वही है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वही है, फर्स्ट टर्म वही है, लास्ट टर्म वही है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वही है, ए फर्स्ट टर्म वही है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वही है, और डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की बात हो गई, वो चीज वही है। देखते हैं इसमें कुछ और नया क्या कर सकते हैं हम लोग। कुछ और नया करने की बात देखें तो इसमें हम ये देखेंगे, इसका प्रूफ देखते हैं एक बार, किस प्रकार से इसका प्रूफ होता होगा। हालांकि इससे
अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका कोई सीधे सीधे रिलेशन नहीं है, पर फिर भी इसकी एक प्रूविंग देख लेते हैं हम। ठीक है, देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि सम ऑफ n टर्म्स जो है वो इस प्रकार की हमारे पास सीरीज है ए प्लस डी, यहाँ पर ए प्लस टू डी और डेड डस करके जाओ यहाँ पर, तो ए प्लस ये लास्ट टर्म यहाँ पर लिख दो एल माइनस डी और यहाँ पर जाएगा एल प्लस का एल यहाँ पे आएगा। ठीक, लास्ट टर्म एल तक आती है क्योंकि इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो थोड़ी देर। अब हम सेम यही सीरीज लिखेंगे, बस उलट के लिखेंगे, एल को इधर लिख देंगे प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस टू डी और यहाँ पर देखेंगे कि ये टर्म आ जाएगा निकल के ए माइनस डी ए प्लस डी और यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, जस्ट हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया इसके लिए। अब दोनों इक्वेशन के लिए हम अगर सम कर दें, उनको जोड़ दें, तो इधर आप देखो कितना आ जाएगा, एसन और एसन 2 एसन आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, ए प्लस एल के पेयर बन जाएंगे बार बार, ए प्लस एल यहाँ पर ही बन जाएगा और इसे अगर जोड़ोगे लास्ट तक यहाँ तक आते आते, तो अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ए प्लस एल यहाँ भी आएगा, ए प्लस एल जो होगा वो यहाँ भी आएगा और लास्ट में यहाँ भी आ जाएगा। कितने टाइम्स आ रहा है इस बात है, तो n टाइम्स आ रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स। हम आपकी जानकारी के लिए एक बार बता दें, 2 और 2 को ऐड करें और 2 टाइम्स ऐड करें 2 को, तो 2 टाइम्स ऐड करेंगे 2 और 2 को, तो वहां पर हम ये देखेंगे 2 टाइम्स जो ऐड किया गया वो कितनी बार हो गया, वो मतलब मल्टीप्लाई हो गई। 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे करके n टाइम्स ऐड करोगे 2 में n से मल्टीप्लाई होगी। वही केस सेम यहाँ पर है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये क्या है, a प्लस एल, यहाँ पर a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल कितनी बार है, n टाइम्स है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर लिखोगे एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एल जो है वो n टाइम्स है, तो n इधर आ जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, ये फॉर्मूला हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें जो यहाँ पर मिल गया है। अब इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले तक पहुंचने में क्या करना पड़ेगा हमें, तो अभी हमें पता है कि वी नो दैट, हमें ये पता है कि L इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। इस L की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस करने के बाद क्या मिल जाएगा हमें, रिप्लेस करने के बाद हमें जो दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है वो मिलने वाला है, मिल जाएगा। देखो जरा ध्यान से मिलवाएं, यहाँ पर आएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, किसके साथ में आएगा, किसके पास में आएगा, वो आएगा L के पास में। तो a और d कितने मिल जाएंगे मिलके, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप देख के बता सकते हो कि सर ये जो लिखा हुआ है ये आपका सेकंड वाला फॉर्मूला जो ऊपर लिखा था वो लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल वही लिखा हुआ है। तो इस चीज को भी देखेंगे हम कहीं ना कहीं पर, हमने देखा अभी, तो ये बात पता लगी कि इसकी प्रूविंग कैसे होती है। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसे हमें सीखना चाहिए था, तो हमने इसके लिए सीख लिया। चलो अब इसके बाद कुछ हम ट्रिक्स वगैरह देखते हैं, कुछ हम पहले तो स्टेटमेंट वगैरह देखेंगे जिससे कि हमारा काम चलने वाला है, उस चीज को देखेंगे। ठीक है जी, चलो इसे नोट करते हैं, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। तो बस याद रखने वाली बात इसमें जहां पर भी जो कुछ भी वो ये है, ये क्या है, इस सम का फॉर्मूला है, वो भी सम का फॉर्मूला है, दोनों में से कोई लगा सकते हैं अपन जगह पे। ठीक है, इसे रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में कुछ बात लिख दी यहाँ पे, देखो पहला स्टेटमेंट याद रखना होगा हमें क्या गिवन हो, हमें अगर एसन गिवन हो और हमसे टीएन पूछा जाए, टीएन का मतलब क्या है, टीएन का मतलब है कि हमसे nth टर्म के बारे में पूछा जाए, तो हमें गिवन क्या हो, हमें गिवन हो सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो और nth टर्म के बारे में पूछा जाए, तो किस प्रकार से हम उसे क्या सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हम उसे आगे बढ़ाएंगे अपनी कहानी को, वो देखते हैं। तो क्या पता है हमें, हमें अगर एसन गिवन हो, एसन गिवन हो, एसन गिवन हो, और देख लेते हैं यहाँ पर कितना गिवन हो, वो कुछ इस प्रकार से गिवन हो 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, इस प्रकार से गिवन हो जाए। पूछा क्या जाए, टीएन पूछा जाए,
टीएन अगर पूछा जाए तो उसके लिए बस एक बात ध्यान रखना, कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं टीएन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। ठीक है जी, इस बात से हम अपना टीएन निकाल देंगे यहाँ से। तो इसमें अप्लाई करके दिखा दें एक बार। जैसे एस एन हमें गिवन है, एस एन कितना गिवन है, एस एन हमें गिवन है 2n² प्लस 5n+6 और हमसे पूछा क्या, टीएन पूछा। तो कैसे करके निकालोगे आप, एस एन माइनस करके निकालोगे। एस एन तो है ही अपनी जगह पे 2n² प्लस 5n+6 माइनस एस एन माइनस 1 मतलब जहां जहां n वहां n-1 को रिप्लेस कर दो। तो जहां जहां n वहां n-1 रिप्लेस कर देंगे, कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा n-1 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा +5, इधर आ जाएगा n-1 प्लस इधर आ जाएगा 6 आ जाएगा निकल के। ठीक, इस चीज को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2n² प्लस का 5n ऐसे रखेंगे, प्लस का 6 भी ऐसे रखेंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर भी ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा n² प्लस 1 और वो क्या हो जाएगा माइनस का 2n² माइनस का 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2n और माइनस का 4n, इस चक्कर में प्लस का 4n बन जाएगा, यहाँ पर माइनस बाहर है। अब ऐसे यहाँ पर प्लस का 5n तो नहीं आएगा, पर माइनस का 5n आएगा, माइनस का 5 तो नहीं आएगा, प्लस का 5 आएगा, माइनस का 6 तो माइनस का 6 आएगा। देखो जरा ध्यान से, माइनस के 6 से प्लस का 6 कैंसिल हो गया, माइनस के 5n से प्लस का 5n कैंसिल हो गया, माइनस के 2n² से प्लस का 2n² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास 4n बचा और माइनस का 2 प्लस का 5 मतलब 4n+3 बचा। तो ये टीएन निकल के आया है। तो आप इस प्रकार से टीएन की वैल्यू निकाल सकते हो, वरना इसके अलावा आपके पास कोई चीज नहीं बनती है कि आप टीएन निकाल सको। ठीक है जी, आपके सामने एक प्रूविंग के साथ में हमने एक स्टेटमेंट लिखा और काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इससे हमें लाभ मिलता ही मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखने की कोशिश करना। क्या, एसन गिवन हो, टीएन कैसे फाइंड करेंगे, और टीएन फाइंड करेंगे एसन-1 से। और जितने बच्चे जानते हैं वो एसन और एसन दोनों के बारे में जानते हैं खूब, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी को लेके। इसे आप लोग नोट कर सकते हो। इसके अलावा क्या स्टेटमेंट हो सकता है उसे भी सीखते हैं आज की क्लास में। और आईआईटी के सफर पर निकले हो हमारे साथ, तो इतनी सी बात याद रखना कि ऐसा बन के ना रहना कि मतलब हम थोड़ा सा मिडिल क्लास में आ जाए निकले, तो मेहनती भी हो और नहीं भी मेहनती हो, दोनों तरफ के आ जाए। अब बाकायदा अपना एक प्री प्लान करना कि हाँ इतने क्वेश्चंस हर टॉपिक पे लगाने हैं हमें, तभी आपका भला हो पाएगा। मैं एक सही बात आपको बता दूं, कम लोग आपको बताएंगे। आपने कोई भी टॉपिक उठाया, जैसे कि अभी जो पढ़ रहे हैं प्रोग्रेशन का सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हम लगवा देंगे 20 30 50 तक कहानी पहुंच जाएगी लपेट में, पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको अपने ऊपर कहना कह पर लगानी पड़ेंगी, मतलब अपने आप खोज के किताबों में ढूंढ के लगानी पड़ेंगी। ये आपका सफर रहेगा। तो एक बात है ना, हर टॉपिक पे एवरी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, चाहे फिजिक्स का पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री का पढ़ो, चाहे इस मैथ का पढ़ो, उस टॉपिक का 90 में 100 से 150 क्वेश्चन आपके पास लगे हुए होने चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक, इसके अलावा क्या लगाना है, इसके अलावा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, लास्ट ईयर में कहाँ कहाँ किस किस रूप में इसका क्वेश्चन देखा वो लगाना है। ठीक है, और उसके साथ में अपने सिलेबस को हमेशा ही अपने साथ रखना है, जानना रहना है कि हाँ भाई कितना हो गया कितना नहीं। जो भी पढ़ो उसको कम से कम 10 टाइम्स मल्टीपल में क्या करो, रिवीजन करो जो भी पढ़ो। बस तभी तुम कहते हैं कोई अलग अलग, मतलब बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग तरह की किताबें परचेस करके लाएंगे मार्केट से, वो पढ़ने बैठ जाएंगे। आप अलग अलग प्रकार की सामग्री पढ़ने से बेहतर है आपके पास जो सामग्री है उस सामग्री को 10 टाइम्स मतलब 10 बार पढ़ो। 10 अलग अलग किताबों को पढ़ने से बेहतर है कि हमारे पास जो किताब है उसे 10 बार पढ़ लिया जाए। इससे क्या होगा, इससे आपके कंसेप्ट में क्या होगा, क्लियरिटी आएगी। आपको हर चीज के बारे में विद्वत रूप से किसी ना किसी रूप में क्लियर होगा कि हाँ भाई यही पूछा जाता है एग्जाम में, ये यहाँ यहाँ से हमने चीजें पढ़ रखी है, तो क्वेश्चन जब आएगा तो वो आपसे हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप अपनी ध्यान रखना, काम हो जाएगा अपना बढ़िया मस्त। चलो सेकंड लिखेंगे कि इफ द समेशन ऑफ एनी टर्म्स,
इफ ए समेशन ऑफ एनी सीरीज इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म, कोई भी सीरीज है, हमें उसके बारे में अभी ये नहीं पता कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। ये अगर हमें गिवन हो कि उसका जो एसन है, उसका जो सम ऑफ सीरीज जो है वो किस फॉर्म में, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ एन, तो वो सीरीज किस में होगी, हमेशा एपी में होगी। और साथ में उसका जो कॉमन डिफरेंस है, इसके बारे में पढ़ रहे थे, सी डी लिख रहे थे, जो कॉमन डिफरेंस है, उस कॉमन डिफरेंस को हम जो भी एसन हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है उसके एन स्क्वायर से, एन की फॉर्म में होगा तो एन स्क्वायर का टर्म होगा उसमें, तो एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट का दोगुना जो होगा वो उसका कॉमन डिफरेंस होगा उस सीरीज का। वो सीरीज किस में होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो उस क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट होगा। इतना हम ऐसे समझ लेते हैं। पहले इस बात को लिख लेते हैं, ठीक, चलो लिखो। इफ द समेशन ऑफ, नया आर्टिकल डाल के लिखेंगे, इफ द समेशन ऑफ any series in the form of quadratic, in the quadratic form of n, in the quadratic form of n, quadratic form of n, in the quadratic form of n में क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, in the quadratic form of n, then this series always are in AP, will be in AP, always will be in AP, and the common difference of that series is, या will be twice the coefficient of n square, coefficient of twice the coefficient of n square, n square का जो भी coefficient होगा उसका क्या होगा, twice होगा। मतलब if the summation of any series in the quadratic form of n, then this series always will be in AP, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे हम। और साथ में ये देखेंगे कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट सीरीज विल बी ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। अभी जो बात बोली थी हमने वही बात यहाँ पर लिखवा दी है। क्या लिखवा दिया, ये लिखवा दिया कि कोई भी किसी भी सीरीज का अगर सम हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल रहा है, तो जिस लीनियर फॉर्म में क्वाड्रेटिक होगा उसका जो क्वाड्रेटिक वाला टर्म होगा, मतलब एन स्क्वायर वाला टर्म जो होगा, उसका कोएफिशिएंट जो है उसका ट्वाइस कर देने पर हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। देखो इसे इस प्रकार से अच्छे समझते हैं। ऐसा अगर जो हमें गिवन है वो गिवन है इस फॉर्म में, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी वाली फॉर्म में, ये हमें गिवन है। और इससे अगर हम ये देखा जाए कि इसकी सीरीज क्या होगी, तो इसकी जो सीरीज होगी वो सीरीज किस में आएगी, वो सीरीज आएगी एपी में। किस में आएगी, वो सीरीज आएगी एपी में। और हमें एक पूछ लिया है कि कॉमन डिफरेंस का क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस होगा 2a। कैसे आया 2a, हमने अभी अभी बताया था। क्या बताया था अभी अभी एक बार बताई थी, एन स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा, एन स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा उस कोएफिशिएंट का क्या कर दोगे, ट्वाइस कर दोगे, तभी आ जाएगा निकल के। ठीक, तो ट्वाइस कर दिया हमने, 2a लिख दिया। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिख दें, एसन अगर गिवन हो 2n स्क्वायर प्लस का 5n प्लस का 6, ये, और आपसे पूछ लिया जाएगा ये जो सीरीज है, हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता ये एपी की है, जो सीरीज है वो किस में होगी, वो एपी में होगी, वो जीपी में होगी, वो एचपी में होगी, या वो नन ऑफ दीज लगा दोगे हम, किसी में नहीं होगी इसमें से। तो आपका आंसर कहाँ जाएगा, एपी में होगी, हमेशा वो किस में होगी, एपी में होगी। और साथ में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस लिखा हुआ हो 2 3 4 5, तो आपका कॉमन डिफरेंस वाला आंसर क्या लगाओगे आप, 4 वाला लगाओगे, क्योंकि वो क्या है, जो 2 का दुगना होगा वही आंसर होगा इसका कॉमन डिफरेंस का।
आप सीधे सीधे इस बात को कर सकते हो और घर पे बैठ के इसे प्रूविंग के रूप में भी कर सकते हो, तब समझ में आ जाएगा। पर एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में से याद रखो, तभी मजा आएगा, तभी हमें क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ठीक, इतनी बात हमने सीखी इसमें। इसे नोट कर लो आप। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि अगर हमें समेशन जो है किसी भी सीरीज का क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिलता है, तो वो सीरीज हमेशा किस में होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है। और साथ में ही उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो एन स्क्वायर या फिर जो भी क्वाड्रेटिक टर्म है उसका कोएफिशिएंट का दुगना होता है। इस बात को देखा था हमने। जैसे एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है इसका, वो आईआईटी का में है, मेंस का पूछा गया है। एसन अगर हमें ये दे रखा हो, एसन इज इक्वल टू एनपी प्लस एनपी प्लस और दे रखा हो एन माइनस वन इंटू एन क्यू और नीचे दे रखा हो टू, और आपसे पूछ लिया है कि ये जो सीरीज है वो सीरीज का हमें कॉमन डिफरेंस बताओ कितना आएगा निकल के। कॉमन डिफरेंस कितना निकल आएगा, देखो जरा ध्यान से भाई। एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढना, यहाँ से तो नहीं मिलेगा हमें, यहाँ से नहीं मिलेगा हमें। हमें एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहाँ से मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा। जब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे इस साइड में, तो हमें क्या मिल जाएगा, एन स्क्वायर क्यू माइनस एन क्यू और नीचे क्या टू भी लिखा हुआ, तो ये टर्म मिल जाएगी हमें। ऑप्शन में हमारे पास ऐसा लिखा हुआ टू हो गया, टू क्यू हो गया, और अगर हम बात करें तो क्यू बाई टू हो गया, अब पी प्लस क्यू हो गया। इस प्रकार से आंसर अगर दे रखे हो तो कौन सा लगाओगे इसमें से, वो अभी हम बताएंगे कौन सा लगाओगे। तो देखते ही लगा दोगे, कोई अलग झंझट से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब बस इतना देख लो यहाँ पर एन स्क्वायर कहाँ पे लिखा हुआ है, देखना तो सबको आता है एन स्क्वायर कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो जरा ध्यान से, ये लिखा हुआ है, इसे मल्टीप्लाई करने पे यहाँ मिला है एन स्क्वायर। इसका कोएफिशिएंट कितना है, इसका कोएफिशिएंट है क्यू बाई टू, उसका जस्ट डबल कितना होगा क्यू, तो आंसर कौन सा लगा दोगे आप, क्यू वाला आंसर लगा दोगे। इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन को भी सीख लिया किस प्रकार से हम उसका आंसर देते हैं। तो ये रहा एसन, वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में। दिख नहीं रहा था पर देखना पड़ा हमें इसके लिए, जब देखना पड़ा तो हमें चीजें दिखी, इसके अलावा थोड़ी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, चलो ये चीज सीख ली। अब नया स्टेटमेंट सीखेंगे, नया तरीका सीखेंगे क्या हो सकता है। देखो, इफ द रेशियो ऑफ समेशन ऑफ टू डिफरेंट एपीज दे रखा है, हमें क्वेश्चन के रूप में ले लेना, स्टेटमेंट सीख जाएंगे। इफ द रेशियो ऑफ ratios of summation of two different APs if the ratios of summation of two different APs is 3n plus 5 upon 2n plus 1, then find the ratios of fifth term of their APs। जो एपी हमें दो डिफरेंट है उनके फिफ्थ टर्म का क्या निकालना है, रेशियो देखना है। बेसिकली हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एसन अपॉन एसन डैश। अलग अलग एपीज देख ली हमने, कितनी गिवन है 3n प्लस 5, इधर कितना गिवन है 2n प्लस 1। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा t5 अपॉन t5 डैश पूछा है। इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक हम बता सकते हैं, और याद करना कि इसे हम जब करते थे एकेडमी में तो किस प्रकार सॉल्व करते थे। हम यहाँ पर एसन का बाकायदा फार्मूला पुटअप करते थे, हम यहाँ पर भी फार्मूला पुटअप करते थे, फिर हम वहां से एन इधर लाते थे, फिर मल्टीप्लाई करते थे, कुल मिला के हम टर्म्स में तोड़ देते थे, फिर उसके बाद आंसर गैस करते थे यहाँ पर कितना रखना पड़े ताकि इसकी वैल्यू सॉल्व हो जाए। बस अब और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि वो सब चीजें एक तरफ
एकेडमी में काम करती थी। यहाँ पर किस प्रकार से हम इसमें सॉल्व करें, तो यहाँ पर बस इतनी बात ध्यान रखना, जिसके बारे में पूछा जाए हमें पूछा जाएगा T5 और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, मतलब फिफ्थ टर्म्स का या फिफ्थ टर्म्स का रेशियो निकलवाया जा रहा है उन एपीज का। तो आप क्या करो, जिसका भी निकलवाया जाए, फिर 5 हो 6 हो कुछ भी हो, आपसे वो निकलवाया जाए तो आप क्या करो, आप यहाँ पर 5 जो भी निकल रहा है उसकी दोगुना कर दो, उसमें से 1 घटा दो, कितना आएगा निकल के 10 माइनस कितना आ जाएगा 1, कितना होगा 9। अब जो 9 आया है निकल के वो इसी में रख दो जो गिवन है, तो क्या निकल जाएगा, तो tn अपॉन tn डैश फाइंड हो जाएगा। कैसे फाइंड होगा वो देखते हैं। फाइंड हो जाएगा आपका होगा 3 मल्टीप्लाई बाई n की जगह पे क्या रखना 9 प्लस कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस यहाँ पर 1। इसे सॉल्व करोगे 9 3 27 और 27 प्लस 5 32 और नीचे कितना रहेगा 9 2 18 1 19। तो ये 32 रेशियो 19 आ चुका है हमारे पास बिना ज्यादा वक्त जाया किए। तो इसी चीजों को सीखते हो जाएंगे। आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो क्या करना होगा, जिसका भी रेशियो पूछेगा वो, तो आपको क्या करना है, आपको बस उस नंबर का दोगुना करना है और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, जिससे कि हमें हमारा जो रेशियो पूछा गया है, डिजायर्ड रेशियो जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो मिल जाएगा। ठीक, इतना बात ध्यान रखना। ओके चलो, और क्या देख सकते हैं इसमें, वो बात आपको दिखाएं। जैसे एक नया स्टेटमेंट आपके सामने रखा, मतलब इसे जरा तो आप थोड़ा सा देखो, इसमें इंक डाल क्या है, इफ द समेशन ऑफ 5 टर्म इज इक्वल टू द समेशन ऑफ 3 टर्म फाइंड द समेशन ऑफ 8 टर्म। मतलब आपको अगर एस पी एस क्यू के इक्वल दे रखा है और आपसे पूछ लिया जाए कि एस पी प्लस क्यू क्या होगा, सीधे आपका आंसर क्या होगा, सीधे आपका आंसर 0 होना चाहिए, 0 ही आता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि कुछ टर्म्स का समेशन हमें गिवन है और कुछ टर्म्स का समेशन हमें गिवन है, वो दोनों इक्वल हैं, और आपसे ये पूछा जाए उन्हीं टर्म्स के सम का समेशन पूछ लिया जाए तो किस प्रकार से निकालेंगे, बातों बातों में काम चलेगा नहीं। बताना चाह रहे हैं, देखो क्या दे रखा है, एस पी दे रखा हो एस क्यू की, ये हमें गिवन है, ये अगर गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए कि एस पी प्लस क्यू क्या होगा या पी प्लस क्यू टर्म्स का सम क्या होगा, वो बात पूछे, तो आप बिना ज्यादा सोचे बिना ज्यादा चिंतन किए आप इसका आंसर 0 बता सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एस पी वो एस थ्री जो दे रखा है वो एस एट के इक्वल दे रखा है। ठीक, 3 टर्म्स का सम 8 टर्म के सम के इक्वल दे रखा है, सॉरी 3 टर्म्स का सम जो है 5 टर्म्स के सम के इक्वल दे रखा है। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए 3 प्लस 5, मतलब सीधे सीधे एस एट पूछ लिया जाए तो आपका आंसर कितना होगा 0 होगा। आप इसे 0 पे जाएंगे तो आपसे काम चल जाएगा। ठीक, जैसे कि और देखते हैं अभी हम, जैसे हमें S2 दे रखा हो S5 के इक्वल, S7 पूछा जाए तो क्या बताओगे 0 बताओगे, आंसर कितना बताओगे 0 बताओगे। कि अभी इस चीज पे जाते हैं, इसके सोल्यूशन पे नहीं जाते हैं। ठीक, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलो इतनी बात को ध्यान रखना और आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं तो एक सीख सकते हैं। If the value of summation of 3 terms is 7 and the value of the 7 terms is 3, find the value of the 10 terms। बिल्कुल भाई, तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखो अगर हमें अपने क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ द 3 टर्म्स, इफ द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ 3 टर्म्स इज इक्वल टू 7, मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स इज इक्वल टू हमें 7 गिवन हो, एंड द वैल्यू ऑफ 7 टर्म्स हमें कितना, सम ऑफ 7 टर्म्स हमें दे रखा हो 3 दे रखा हो, और आपसे ये बात पूछ ली जाए कि S10 की वैल्यू निकालोगे तो किस प्रकार से निकालोगे। तो उसके लिए एक टिप्स जो है वो हम आपके सामने लिख रहे हैं, उसे ध्यान देना। अगर SP की वैल्यू हमें क्या Q दे रखी हो और SQ की वैल्यू हमें P गिवन हो और SP प्लस Q के बारे में पूछा जा रहा हो, सीधे आपका आंसर क्या होगा, माइनस के अंदर P प्लस Q ऐसे जोड़ देंगे, ऐसा कैसे रिजल्ट बना लेंगे आराम से। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है आपके सामने, इसको
याद रखना का, ये टिप्स इंपॉर्टेंट टिप्स है, ठीक। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आएगा ये देखिएगा, इस प्रकार से इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा, हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि इसे 10 को लिख लोगे आराम से, 3 + 7, इसका मतलब जो ऊपर गिवन था उसका ही ऐसा कुछ दे रखा है हमें, तो कैसे देखोगे आंसर, 3 + 10, तो इसका आंसर कितना आएगा, सॉरी 3 + 7, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर -10 आएगा, ये आंसर में आ जाएगा। एक बार इसे देख लो, नोट कर लो और समझ लो, फिर इसे अपनी कॉपी पे कहीं पर भी लिख लो, ताकि कहना कहीं पे अच्छे से नोट्स भी बनते जाए, है ना। चलो ये देखा हमें, उसके बाद अलग एक टिप्स और देखिएगा, अगर p टर्म्स का सम हमें गिवन है, कितना गिवन है, p टर्म्स का सम अगर हमें गिवन है, या n1 टर्म्स का सम हमें गिवन है, कितना गिवन है, वो अलग अलग बात में देखेंगे, वो है s1। देखो इफ n1 टर्म्स का सम हमें गिवन है, और कितना गिवन है, s1 गिवन है, n2 टर्म्स का हमें सम गिवन है s2, n3 टर्म्स का हमें सम गिवन है कितना, s3, और आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए, इसकी वैल्यू पूछ ली जाए, इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर हम लिख दें तो ऐसे लिखेंगे s1/n1, s1/n1, और यहाँ पर लिखेंगे n2 - n3 प्लस s2/n2, यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे n3 - n1, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस s3/n3, तो यहाँ आ जाएगा n1 - n2। इसकी वैल्यू अगर पूछ ली जाए तो आप किस प्रकार से दोगे, ठीक, ये रहा आपके सामने प्रश्न। n1 टर्म्स तक का सम कितना गिवन है हमें, s1 गिवन है, देखो जरा ध्यान से, और n2 टर्म्स तक का सम हम कितना गिवन है, s2 गिवन है, ये बात यहाँ पर आ गई। n3 टर्म्स का सम कितना गिवन है, s3 गिवन है, ये भी हमने अभी देख लिया। हमें बताना क्या, हमें बताना कि ये जो स्टेटमेंट लंबा है इसकी वैल्यू कितनी आएगी नहीं करके। तो बस इसमें जैसे कि लास्ट टाइम पे भी हमने एक सवाल ऐसा कराया होगा कि वहां पर आ रहा था भाई a q - r + b p - r + c r - q, तो हमने क्या बताया था, हमने कहा जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं उन्हें एक बार ऐड करके देख लो, जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा नहीं करके। तो ये सब बातें अलग है, हमें केवल क्या है, हमें जो ब्रैकेट में दे रखा है इसे ऐड करके देखना है, बस कुछ नहीं करना है, कुछ गलती नहीं करनी। n2 - n3 प्लस n3 - n1 प्लस n1 - n2, और इन्हें क्या है, इन्हें आप कैंसिल कर दोगे इस प्रकार से, ये सब कैंसिल हो जाएंगे तो जीरो, इसका आंसर कितना आएगा इसका, तो इसका भी आंसर कितना आता है, जीरो आता, तो इतनी बात है। पर ध्यान ये रखना है कि जो भी ब्रैकेट में है आता तो जीरो ही है, और जो भी ब्रैकेट में उसे एक बार सम करने में क्या जा रहा है, सम कर लोगे तो एक बात पता लग जाएगी, सम करने से क्या, सम करने से जो रिजल्ट आना होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, कुछ और भी आएगा तो उनसे गलती नहीं होगी, ठीक है। हालांकि जीरो ही आता है हर केस में, पर फिर भी ठीक। चलो इसको हमने बता दिया आपके लिए। आगे आगे हम एक चीज और बताते हैं आपके लिए, इसे नोट कर लो। देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन टाइप का है ये, क्या है कि हमें अगर टर्म्स में कुछ बातें दे रखी हो, जैसे हमें किसी भी सीरीज का अगर हम बताएं तो सेकेंड टर्म हमें 1/3 दे रखा हो, और थर्ड टर्म हमें 1/2 दे रखा हो, और हमसे ये पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ 6 टर्म अप टू 6 टर्म, मतलब 6 टर्म्स तक का हमें सम बताना चाहिए, तो हम किस पास बताएंगे। तो देखो क्या है, अगर हमें सेकेंड टर्म किसी भी एपी का 1/3 दे रखा है, और थर्ड टर्म किसी भी एपी का हमें 1/2 दे रखा है, हमसे S6 पूछ लिया जाए तो आप किस प्रकार से देखो, उसके लिए हम यहाँ पर टिप्स लिख दे रहे हैं। क्या होता है इसमें शॉर्ट ट्रिक वो होती है कि अगर हमें टी एन कितना दे रखा हो, 1/n दे रखा हो, टी एम कितना दे रखा हो, 1/n दे रखा हो, और हमसे पूछा क्या जाए, एस एम एन पूछा जाए, तो आप किस प्रकार से निकालोगे, हाफ 1 + m n करके निकालोगे। ये है इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक, इसे लेट कर लेना आप, किस प्रकार से निकालोगे, हाफ 1 + m n करके।
तो इसमें भी लगा दो हिसाब किताब। कितना पूछा आपसे, आपसे पूछा S6, तो क्या लगा दोगे आप लगा दोगे हाफ, और यहाँ पे 6 + 1 आ जाएगा, कितना जाएगा 7/2। तो S6 कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। ये आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक, चलो इसे देखा, इसे भी हटाते हैं, और इसके बाद एक रूल और आ रहा, उसे सीखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक, चलो देखो एक क्वेश्चन ही आया था कि इसका मतलब गिवन था, कि गिवन क्या था, गिवन हमारे पास ये था कि SR को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब कि सम अप टू आरथ टर्म तक का, आरथ टर्म तक का सम दे रखा है कितना, SR ऑफ एनी AP, ऑफ एनी AP का। और हमें ये रिलेशन भी दे रखा है कि SA, और साथ में ये भी दे रखा है SA जो है वो A² इज इक्वल टू SB अपॉन क्या आ जाएगा B²। देन हमसे SC के बारे में पूछा था, क्या आएगा निकल के, तो आप सीधे सीधे क्या बता दोगे, SA A² है, SB B² है, तो SC क्या होगा, SC हो जाएगा C, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट में जुड़ा था, उसमें ऑप्शन में दे रखे थे, तो SC क्या हो जाएगा, SC कहना क्या C² मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट C के इक्वल होगा, तो कितना जाएगा C³ के इक्वल आ सकता है। आप एक इसमें रिलेशन में दे रखा था आंसर में, तो आप कुछ इस प्रकार से फाइंड करोगे। नहीं, यहाँ पर अगर C के इक्वल मान लो कोई चीज, तो आ जाएगी ना CQ, क्यों, क्योंकि SA A² C, SB B² C, SC C² C आएगा, तो C² C कितना हो जाएगा CQ हो जाएगा। तो इतनी बात ध्यान रखना, बस छोटा सा क्वेश्चन था, यहाँ से कुछ बच्चों ने अपनी गलतियां कर दी थी इसमें एक बार, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया हमारे सामने। अब प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं कि एपीज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इन प्रॉपर्टीज को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज इस चैप्टर को हमें फिनिश करना है, चैप्टर मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सीख लेना, हर टाइप सीख लेना, फिर इसके क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। तो एपी की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज देखें कि चाहे कोई एपी है, एपी मतलब किस प्रकार से, एपी की टर्म्स जो हमें दे रखे हैं, एबीसी किसमें है, इफ एबीसी आर इन एपी, आर इन एपी, एबीसी आर इन एपी, इस चीज को देखा, एबीसी आर इन एपी। तो हमें क्या करना है, एबीसी अगर एपी में है तो चाहे इसमें कुछ जोड़ो, चाहे इसमें कुछ घटाओ, चाहे इसमें कुछ मतलब कि मल्टीप्लाई करो, चाहे इसमें डिवाइड करो, फिर भी वो अगेन किस में रहेगी, एपी में रहेगी। कुछ मतलब का कोई एक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो किसी एक कांस्टेंट को ऐड किया जाए, सबट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, या फिर डिवाइड किया जाए, तो एपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगेन क्या होती है, एपी में होती है। जैसे हम मान लें A+K कर दिया जाए, B+K कर दिया जाए, C+K कर दिया जाए, किसमें होगी, आर इन आल्सो एपी, आर इन किसमें हो जाएगी, एपी। चाहे हम घटा दें इसमें से, चाहे आप इसमें से घटा दो, तब भी किसमें होगी, तब भी वो एपी में ही होगी। चाहे आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तब भी क्या होगी, तब भी वो एपी में ही होगी। और चाहे आप ध्यान दो वो के कैसा होना चाहिए, के बस ध्यान रखना के 0 नहीं होना चाहिए भाई, बस इतनी बात सीखनी थी हमें। वो भी किसमें होगी, आर इन एपी, जहां का मतलब वेयर, एक चेक करना है, वेयर के डज नॉट इक्वल टू 0, के क्या, के 0 नहीं होना चाहिए। तो बस इतनी सी बात ध्यान देता, ये पहली प्रॉपर्टीज आपके सामने आ गई। मतलब क्या बता दिया हमने इसमें, हमने इसमें बताया कि कोई अगर एपी हमें गिवन है और उसमें किसी भी कांस्टेंट को हम उसके हर टर्म में ऐड कर दें, चाहे उसे सब्ट्रैक्ट कर दें, चाहे उसे मल्टीप्लाई करें, चाहे उसमें डिवाइड करें, वो एपी एपी ही रहेगी, बदलेगी नहीं, एपी ही रहेगी। इतनी बात ध्यान रखनी होती, इससे काफी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होते हैं। पहला टाइप प्रॉपर्टीज का कंप्लीट हो गया, सेकंड टाइप आप तक पहुंचा रहे हैं, देखो जरा ध्यान। सेकंड टाइप क्या हो सकता है, सेकंड टाइप हम यहाँ पे लिखने वाले, दो एपीज हमें गिवन है, इफ A1, A2, A3 डेडस करके यहाँ पर कर दें, यहाँ पर AN वगैरह लिख दिया है, आर इन एपी, आर इन एपी एंड B1, B2, B3
डेरिस करके आर इन क्या हो जाएगा, वो भी क्या है आर इन ए पी। तो अगर इसमें दोनों हम ए पी को ऐड करें, चाहे इसे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, वो फिर से किस में रहती हैं, फिर से ए पी में रहती हैं। इस बात को हम बताने वाले हैं। कैसे करके लिखेंगे ये देखते हैं। कैसे करके लिखेंगे, हम अगर इन्हें ऐड करें आपस में, इनके टर्म्स को क्या करें, ऐड करें, तो भी ये जो सीरीज होगी किस में होगी, तो भी ये सीरीज किस में होगी, आर इन एपी, एपी में होगी। चाहे इसे सब्ट्रैक्ट करें, ए वन माइनस बी वन, ए टू माइनस बी टू और ए थ्री माइनस बी थ्री, फिर से इसमें क्या होगी, फिर से इसमें एपी में होगी। और चाहे इसमें मल्टीप्लाई कर लें, ए वन बी वन, ठीक है, ए टू बी टू, कभी कभी एग्जाम में सीधे स्टेटमेंट के रूप में आ जाता है। वी थ्री किस में होगी, वो एपी में होगी। चाहे इसमें डिवाइड कर लें, ए वन अपॉन वी वन, बस वही कंडीशन आएगी निकल के, बी वन बी टू बी थ्री क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बस बी थ्री फिर किस में आ जाएगी, एपी में आ जाएगी। इतनी बात को हमने आपके सामने लिखा, छोटी सी बात थी पर लिखवा दिया। प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज होती है, तो हम सीख गए इसमें। चलो इसे हटाते हैं। तो ये हो गई। एक स्टेटमेंट आपके सामने और लिखते हैं। कौन सा स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है, इफ एन ए पी द टर्म्स ऑफ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग इन द एडिशन फॉर्म। ठीक, इसमें क्या बताएं, इन एन ए पी, स्टेटमेंट लिखो, इन एन ए पी क्या कहने वाले हैं, इन एन ए पी द टर्म्स आर इक्विडिस्टेंट, आर इक्विडिस्टेंट, ठीक है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम स्टार्टिंग टू, फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब शुरू से, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ठीक, फ्रॉम स्टार्टिंग इन द एडिशन फॉर्म, इन द एडिशन फॉर्म। अगर एडिशन फॉर्म में देखा जाए तो अब क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंस होते हैं। क्या कहने का इसका मतलब है वो सिखाते हैं, पहले वो सब बातें एक तरफ, समझेंगे एक तरफ। ए वन, ए टू, ए थ्री डेडिस करके यहाँ पर ए एन माइनस टू, ए एन माइनस वन, ए एन किसमें है, अगर ए किसमें है, एपी में है, आर इन एपी में है। तो जो बात अभी कही जा रही थी वो बात कैसे लिखेंगे, हम अगर पहला टर्म पकड़ें और लास्ट टर्म पकड़ें, ठीक, ये क्या होता है, ये इक्वल होता है, ए वन और प्लस ए एन का जो सम होता है वो कुछ ना कुछ तो आएगा कांस्टेंट निकल के, ठीक, वो सब में बराबर आएगा। जैसे ए टू में अगर लिखोगे तो यहाँ पर ए एन माइनस वन लिखोगे, वो बराबर होगा किसके, ए थ्री के। इसके आगे क्या लिखोगे, ए एन माइनस, सॉरी ए थ्री में क्या जोड़ोगे, ए एन माइनस टू जोड़ोगे, सबके इक्वल होगा, कहता है किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये बात जानने वाली है और इंपॉर्टेंट बात है। इसी चीज का उपयोग अभी हम करेंगे अपने इस क्वेश्चन में और सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे करके इस पे क्वेश्चन को बनता है, कैसे नहीं बनता, ठीक। ये बात लिख लो आप, फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं इस पे और सॉल्व करते हैं किस प्रकार से सॉल्यूशन उसका देंगे हम, ठीक, लिख लिया हम। तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में सीख लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब एक क्वेश्चन को भी देखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। हमें क्या है, हमें गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें गिवन है इफ A1 A2 A3 से लेकर A24 तक के टर्म्स किसमें है, एपी में है, आर इन एपी। पहली बात तो हमें ये गिवन है, ठीक। दूसरी बात हमें क्या गिवन है, दूसरी बात हमें ये गिवन है इनका जो सम है, जैसे A1 हो गया, A2 नहीं A5 हो गया, और प्लस A10 प्लस A15, A10 प्लस A15 प्लस साथ में है A20 और प्लस A24 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 2 to 5। हमसे पूछा गया, तुमसे पूछा फाइंड द समेशन अप टू 24 टर्म्स, फाइंड द समेशन अप टू 24 टर्म्स, फाइंड द समेशन अप टू 24 टर्म्स, अप टू 24 टर्म्स मतलब जितने टर्म्स ऊपर लिखे हैं उनका समेशन निकालना जोड़ के, ठीक। सब कुछ नहीं लिखा, हमें इतनी बात दे रखी है, देख पा रहे होगे आप बोर्ड पे। एक तो हमें A1 से लेके A24 तक की सीरीज किसमें दे रखी है, एपी में दे रखी है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है हमें कुछ ऐसा भी दे रखा है, इतना चीज
उसमें क्या शामिल है, उसमें शामिल है A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 A20 प्लस A24। ठीक, ये बात शामिल है। हम अभी अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी इसको रिकॉल करते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को करना सॉल्व करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभी कि जो फर्स्ट टर्म है वो जो भी फर्स्ट टर्म होता है वो लास्ट टर्म के क्या सम के इक्वल होता है। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा, तो A1 प्लस A24 क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा वो, A2 प्लस A2 की बात करें तो A23 के इक्वल होगा। ऐसे ही करके हम A3 की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ फिर से इक्वल होगा इनका सम। तो आप इसमें देखो थोड़ी गिवन जो है हम इसमें देखते हैं, गिवन है तो A1 प्लस A24 तो हम ऐसे ही रखेंगे, हमें एक पेयर मिल जाएगा, प्लस A5 जो होगा वो उधर से जगह लगाओगे तो A20 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, A20 के इक्वल होगा। तो आप A5 प्लस A20 की जगह पर भी क्या ले सकते हो, A5 प्लस A20 की जगह पर भी आप A1 प्लस A24 ले सकते हो, सीधी सी बात है। अब इस पेयर को और अलग कर लें, कौन सा, A10 प्लस A15 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 225 दे रखा है। ठीक, देखो जरा ध्यान से, तो इन तीनों टर्म्स को हम सेम सेम वैल्यू दे दें तो बढ़िया रहेगा। तो कितना रहेगा, 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A24, देखना जरा ध्यान से, इधर कितना रहेगा 225, 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 7 से 21, 3 5 से 15, तो A1 प्लस A24 इज इक्वल टू कितना आ गया, 75 हो गया। बस इतना ही चाहिए था हमें। जैसे ही हमें ये बात पता लगी, जैसे ही हमें ये बात हमने देख ली कि A1 प्लस A24 की वैल्यू क्या 75, इसका सम कैसे निकालोगे, सम निकालोगे S24 कितना आता है, 24/2 और साथ में A1 प्लस A24 वाला फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे। अब इस फॉर्मूले में क्या करोगे, 24/2 12 होता है और यहाँ पर रहेगा 75, जरा मल्टीप्लाई करोगे, 12 5 जा 60, 0 6 क्या गया कैरी, 12 7 जा 84 और 6 कितने होते हैं 90, तो 900 आ गया इसका आंसर, कितना आ गया 900। तो किस चीज की जरूरत थी हमें, हमें इसमें अभी जो प्रॉपर्टी पड़ी थी उसको अप्लाई किया, उससे वैल्यू निकाली, इस चीज की जरूरत पड़ती है हमें ऐसा निकालने में, ये क्या आंसर दे गया हमारे लिए। तो अभी अभी जो प्रॉपर्टी पड़ी उस प्रॉपर्टी का हमने क्या करा, एग्जीक्यूट प्रूफ भी देख लिया, उसका प्रैक्टिकल फॉर्म भी देख लिया, जो कहना कहता हम सबके लिए उपयोगी था। चलिएगा हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने, इसे रब करते हैं साथ में। इसे सीख लिया, अब इसके बाद हमें मीन सीखने को रह गया, बस मीन सीखते ही हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप बस इतने रुकी रहिए, देखते हैं क्या है। अर्थमेटिक मीन के बारे में बात करेंगे, पहले इसमें जरा एक थोड़ी देर के लिए इंक डालें तो मजा आएगा। अर्थमेटिक मीन, देखिएगा इसे कैसे देखते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन एम, तो यहाँ पे चीज लिखी हुई एम क्या है, जैसे कि अगर हम कहें कि ए बी सी आर इन एपी, अगर एपी में है तो कायदा क्या कहता है, कायदा ये कहता है कि बी में से ए को अगर सेपरेट करोगे सी में से बी को सेपरेट करोगे, अब बी को एक तरफ ले आओ तो 2v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस सी बाई 2। ये थोड़ी सी कंडीशन आती है मीन की। ठीक, अर्थमेटिक मीन जो होता है बेसिकली दो तरह का हम देखने को मिलता है, दो तरह के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो हम दो तरीके से पढ़ेंगे। तो एक सिंगल अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ लेंगे, सिंगल, सिंगल लिखे दो, सिंगल अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ लेंगे। एक एन अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ लेंगे, क्या इनमें डिफरेंस होगा वो देखते हैं। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन में क्या होगा, सिंगल अर्थमेटिक मीन में जो वैल्यू निकलती है उसमें कैसे निकलती है, आप जैसे दो हमारे पास नंबर है उसके बीच में सिंगल एक अर्थमेटिक मीन पड़ गया तो इसकी वैल्यू अभी देखिए बीच वाले कितनी आती है, इन दोनों के सम के आधे की तरह आती है। तो ये सिंगल अर्थमेटिक मीन कहलाता है। जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर लेने, क्या लेने, हम लेने यहाँ पर ऐसे हमने लिख दिया यहाँ पर 2, यहाँ पर लिख दिया क्या a, यहाँ पर लिख दिया 3, और पूछ ले जाए कि सिंगल अर्थमेटिक मीन बीच में उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू निकालेंगे 2 + 3/2 करके, मतलब 5/2 करके, तो सिंगल अर्थमेटिक मीन आ जाएगा निकल के। पर इसमें क्या माजरा होता है, इसमें थोड़ी बातें अलग होती हैं, तो क्या अलग होती हैं वो सीखनी है हमें।
तो सिंगल अर्थमेटिक मीन पे तो बात अभी कर ही रहे थे, तो उस पर ही बात कर लें, थोड़ा सा टच करेंगे बाद में पॉइंट। सिंगल अर्थमेटिक मीन में देखो कुछ हम कॉन्सेप्ट आपको सिखा दें। जैसे एक बात कभी आ जाए निकल के कि इसमें दे रखा द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड करवाए, और ये दे रखा हो कब कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए टू दी पावर एन माइनस वन प्लस बी टू दी पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू, हमें दे रखा हो ए प्लस बी अपॉन टू के इक्वल, मतलब सिंगल अर्थमेटिक मीन के इक्वल दे रखा हो कुछ एक स्फेरिकल फॉर्म, और आपसे एन की वैल्यू निकलवाए। तो आप इसमें बस एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना। कौन सी होती है शॉर्ट ट्रिक? वो होती है जो भी लोएस्ट पावर हो, लोएस्ट पावर, जो भी लोएस्ट पावर हो उस पावर को इक्वल टू जीरो कर दो। क्या कर दो? इक्वल टू जीरो कर दो। एंड सॉल्व फॉर एन, एंड सॉल्व फॉर एन, एन के लिए सॉल्व करो। तो एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन की वैल्यू वन, तो सीधे कितना आ जाएगा? आंसर वन। ये आपको बस याद रखना है, बाकी मल्टीप्लाई वगैरह करके सब चीजें नहीं निकालनी है। ठीक, अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर समझ में आएंगे जल्दी से। देखो इसे हटाते हैं। सिंगल अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं तो हमने बताया जैसे कि हमारे पास ये आ जाए ए की पावर यहाँ पर लिखी हो एन माइनस वन प्लस बी टू दी पावर एन माइनस वन, और नीचे आ जाने के ए टू दी पावर एन माइनस टू प्लस बी टू दी पावर एन माइनस टू, इस प्रकार से चीजें दे रखी हूँ। और हमसे पूछा जाए ये जो है वो a प्लस बी अपॉन टू के इक्वल हो, गिवन हो ना कि सिंगल अर्थमेटिक मीन के इक्वल है, तो n की वैल्यू क्या होगी? तो हमने कहा लोएस्ट पावर क्या है? n माइनस टू, इसे इक्वल टू जीरो कर दोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n की वैल्यू टू आ जाएगी निकल के। ठीक, ए पी का काम आएगा निकल के। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन का इतना एप्लीकेशन हमने देख लिया। क्या सीखा हमने? जो भी लोएस्ट पावर होती है उस पावर को क्या करते हैं? इक्वल टू जीरो करते हैं, और उससे फिर n की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये रहता है हमारा समझने समझाने का तरीका। चलो इसके आगे हम देखें, इसके आगे हम देखेंगे कि एन अर्थमेटिक मीन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है उसका बीच में, और सबसे कामगार चीज होगी अब तक की, सबसे कामगार चीज देखिएगा। फाइंड द एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये रहेगा आज का टॉपिक। कैसे लिखा होगा? ए लिखा होगा, उसके बीच में A1 हो गया, A2 हो गया, A3 होगा, और AN, एन अर्थमेटिक मीन लिख दिए हमने इन दोनों के बीच में, A और B के बीच में। इसे निकालने का बस एक फॉर्मूला याद रखना, किस प्रकार से निकालेंगे? AK इज इक्वल टू क्या लगाते हैं अपन? A प्लस B माइनस A इंटू के अपॉन एन प्लस वन। इस फार्मूले को आप याद रखना, कहीं ना कहीं पर काम चलता रहेगा अपना। क्या फार्मूला बता दिया हमने बता दिया कि ए के इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटू के अपॉन एन प्लस वन। एन क्या है यहाँ पर? बस देखते हैं एन क्या? एन है टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, याद रखना, टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है तो वो उसकी संख्या होगी जाकर। ठीक, इस बात को ध्यान रखा। जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा उठा लें, हमने उठा लिया दो, यहाँ पर A1, यहाँ पर A2, यहाँ पर A3, तीन अर्थमेटिक मीन डाल दिए इसमें, और यहाँ पर 3 लिख दिया हमने। अब पूछा जाए कि इनकी वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे आप? ए के वाला फॉर्मूला लगाओगे, ए के इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन इंटू के, लगा दिया। हमसे ए फर्स्ट निकलवा रहा है ना, कैसे निकालोगे? 2 प्लस 3 में से 2 गया 1, नीचे कितना? 3, 3 प्लस 1 4, मल्टीप्लाई भी 1 कितना आ जाएगा? 4 2 8, 1 9 अपॉन 4। ये पहला अर्थमेटिक मीन आ चुका है। दूसरा अर्थमेटिक मीन निकालोगे, किस प्रकार से निकालोगे आप? दूसरा अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो 2 प्लस कितना आएगा यहाँ पर? वो तो 1 ही आएगा, फिर 2 अपॉन 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 4। सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल, तो 2 4 1 5.2, तो दूसरा वाला क्या आ गया? 5.2 आ गया यहाँ पे। तीसरा निकालना कैसे निकालोगे आप? तीसरा निकालना कैसे निकालो? देखो 2 प्लस वो तो 1 ही आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 3 जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 3 7/2, तीसरा क्या आ जाएगा? 7/2। तो ये अर्थमेटिक मीन निकलते आ रहा है, इन तीनों के बीच में 3 निकले है। इस प्रकार से इस वाले फॉर्मूला को उपयोग करोगे तो काफी चीजें क्या हो जाएंगी हमारी? सही हो जाएंगी अपने आप। एक थ्योरम लास्ट में लिखते हैं और अपने इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। कल से पढ़ेंगे अपनी क्लास में जियोमेट्रिक मीन के बारे में, कुछ पहले क्वेश्चन को देख लेंगे। अभी हमने देखा इस फॉर्मूले से कैसे के अर्थमेटिक मीन कितने भी दे रखे हो लाइन से आप इसे निकाल सकते हो,
चलो एक थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम क्या है उसको पहले समझा देते हैं क्या लिखा हुआ। द समेशन ऑफ n arithmetic mean between two numbers is equal to the n times of their single arithmetic mean। ये थ्योरम को याद रखना। द समेशन ऑफ, लास्ट में थ्योरम, द समेशन ऑफ n arithmetic mean between two numbers a and b is equal to the n times of their single arithmetic mean। सिंगल अरिथमेटिक मीन के, इस बात को रखना, काफी चीजें आपके सॉल्यूशन में आ जाएंगी। जैसे हम कहें कि n अरिथमेटिक मीन है, n अरिथमेटिक मीन उनका सम अगर दिया जाए, जैसे a एक नंबर है, a1 अरिथमेटिक मीन है, a2 a3 डेडस करके यहाँ पर an तक किसके बीच में, a और b के बीच में। आपसे ये पूछा जाएगा इसका जो a1 प्लस a2 प्लस a3 इनका सम कभी कभी आपसे पूछा जाए सीधे डायरेक्ट, तो क्या होता है n टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन मतलब a प्लस b अपॉन 2 इसके इक्वल होता है। इस जन्म को याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन इतने करते हैं, फिर इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं, सही रहेगा। चलो जी देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ थ्री अरिथमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 7। फाइंड द सम ऑफ थ्री अरिथमेटिक मीन, क्वेश्चन क्या है इसे पहले रब करते हैं, समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ थ्री अरिथमेटिक मीन, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ थ्री अरिथमेटिक मीन between, find the sum of three arithmetic mean between 2 and 52। ठीक, देखो जरा ध्यान से, जैसे कि हमने ये सब लिखा अभी, और 2 a1 पहला अरिथमेटिक मीन, a2 दूसरा, a3 तीसरा और 52 यहाँ पे इनका सम निकालना है। तो a1 प्लस a2 और प्लस a3 कैसे निकालोगे, 2 प्लस 52 अपॉन कितना रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड टाइम्स हमने बताया था अभी, जस्ट अभी बताया था कितना, 54 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 जा 4 2 7 जा इतना, तो 81 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ चुका है हमारे पास। इस प्रकार से अपनी क्लास में हमने लास्ट टॉपिक भी अरिथमेटिक मीन वाला सीख लिया। तो जितना भी कल की क्लास में पढ़ा, आज की क्लास में पढ़ा, और जितनी बातें थ्योरम के साथ में सीखी, कुछ क्वेश्चन वगैरह करे, सारे तो नहीं करा अभी हमने। आपका अपना एक दायित्व बनता है कि घर पे जहाँ पर रह रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई किताब निकालें और उससे ये वाले क्वेश्चन लगाने शुरू करें। संभवतः आपके सारे डाउट, सारे जो भी वहाँ पर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होंगी, लॉजिकल होंगी, उन सबको डील कर ले जाओगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है कहीं पर, आप देखते हो कि हमसे क्वेश्चंस होने में क्या देरी लग रही है या फिर नहीं हो पा रहा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के क्या करोगे, उसे भेजोगे, हम उसे देखेंगे और उसे कहीं ना कहीं डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ऐसी वाले प्लेटफॉर्म पे। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।